हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय वर्मा एटा एडवांस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार आनंदमय होगा और आप हमारे एटा एडवांस टीम की ओर से जो दिए जा रहे लेक्चर हैं आनंदमय होकर देख रहे होंगे और आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। तो उसी कड़ी में आज हम जो यूपी स्पेशल का विशेष करंट है उसको लेके आए हैं। बीच में एक लेक्चर नहीं पढ़ पाया तो उन लेक्चर को कवर करेंगे हम। तो देखिए, यूपी स्पेशल का जो करंट है वो यूपी की किसी भी एग्जाम में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और हर बार की तरह आपको इन लेक्चरों का जो हमारे यूपी स्पेशल है या जीएस उनका नोट्स बनाकर रिवीजन करना है। ठीक, तो देखिए आज हम अपना जो लेक्चर लेके आए हैं वो यूपी स्पेशल खास कुछ तो खास सीरीज में उसी में अगला है। तो देखिए पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको इन सभी जो खबरें होंगी उन खबरों को जैसे मैंने नोट्स बनाया है वैसे ही आप भी बनाइए। बस मैं उसको थोड़ा समझा दूंगा अच्छे से अपनी भाषा में ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ठीक, देखते हैं। सबसे पहले हम अपने ऑफलाइन बैचों के बारे में बात करते हैं जो अभी रनिंग में है। तो मॉर्निंग के बैचों की बात करें, मॉर्निंग बैचों की बात करें तो 7 से 10 बजे तक हमारा आरओ एआरओ या पीसीएस का ये बैच मॉर्निंग में अभी रनिंग में चालू है ऑफलाइन में। उसके बाद 9 से 12 हमारे यहाँ पुलिस का बैच एक आरंभ है, दूसरा आरंभ होने जा रहा है मंडे से। ये सिमिलियर बैच रहेंगे दोनों हमारे 9 से 12। और शाम को अगर हम शाम की बात करें तो शाम को भी हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच 3 से 6 बजे तक अभी रनिंग में है, मतलब चल रही है। तो देख लीजिए, जो पास पड़ोस के हैं वो आ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक, तो ये है हमारा बैचों का शेड्यूल। अब हम बात करेंगे अपने यूपी स्पेशल का कुछ तो खास सीरीज है उसी में आगे जो कुछ खबरें हैं। इसमें कुछ खबरें जुलाई माह की होंगी और कुछ अगस्त माह की होंगी, क्योंकि लास्ट में हमारा एक गैप हो गया था, किसी कारणवश वीडियो ना पढ़ पाया था। तो देखते हैं, ये हमारा करंट चल ही रहा है इसी में। देखो पहली खबर है आपकी प्रथम राज्य खेल नीति। अब ये प्रथम राज्य खेल नीति है, ये पहली बार आरंभ की गई है। कहाँ की गई है? स्कूलों में आरंभ की गई है, विद्यालयों में आरंभ की गई है। ये बताया गया है इस खेल नीति का जो उद्देश्य है। वैसे इसकी घोषणा थी ना वो 10 मार्च 2023 को ही हो गई थी, लेकिन इसे लागू करने का कार्य अभी इसी महीने में किया गया है, जुलाई महीने में। और इसके तहत बताया गया है क्या इसमें, जब इसकी घोषणा की गई थी तो इसमें ये रखा गया था कि देखो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की रुचि खेल की ओर बढ़ाना, बच्चों की रुचि खेल की ओर बढ़ाना, जिससे बच्चों का शारीरिक बौद्धिक विकास हो सके और उनका पढ़ाई के अलावा खेल में भी मन लग सके। तो देखिए, खेलना तो एक सीधी सी बात है, खेल में तो हर किसी का मन लगेगा। तो अभी जो घोषणा हुई है इसमें कहा है कि प्रत्येक विद्यालय में 40 मिनट का छुट्टी के बाद अंत में एक 40 मिनट का पीरियड रहेगा, वो खेल के लिए रहेगा। तो ये कार्यक्रम पहली बार आरंभ हुआ है यूपी में। तो देख लीजिए, देखें प्रथम राज्य खेल नीति ये है। वही बात बता दें हम, इसकी घोषणा तो हो गई थी 10 मार्च 2023 को हो गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या था जब घोषणा हुई थी? तो बच्चों में, अभी मैंने बताया, बच्चों में खेल के प्रति रुचि को बढ़ाना ताकि उनका शारीरिक बौद्धिक विकास हो सके। और खेल में जब
वो अपनी आयु पे आएंगे, वास्तविक आयु में, तो खेल की ओर भी वो जा सकते हैं। ठीक है, अभी ये चर्चा में क्यों रही है? घोषणा तो मार्च में हो गई है, लेकिन अभी ये चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि इसको अभी लागू कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया है? अभी लागू कर दिया गया है प्रत्येक विद्यालय में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। लेकिन अब सरकारी वाले तो इसको फॉलो करें या प्राइवेट वाले करें या ना करें, विद्यालय में छुट्टी के बाद 40 मिनट का जो खेल समय होगा वो रखा गया है। अब हम खेल से बात करें तो यूपी का अपना देखो, यूपी का राजकीय खेल, राजकीय खेल क्या है? हॉकी है, हॉकी। ठीक, और भारत का भी यही, यूपी के साथ साथ भारत का भी राष्ट्रीय, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय, हमारा राष्ट्रीय खेल भी क्या है? हॉकी है। अब हम बात करें यूपी का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, मैंने पिछली बार जो लास्ट लेक्चर पढ़ाए थे उसमें भी बताया है कि यूपी का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, सर्वोच्च खेल पुरस्कार, वो एक तो लक्ष्मण है और दूसरा रानी के नाम से है कोई, जो महिलाओं को दिया जाता है। लक्ष्मण है वो पुरुषों को दिया जाता है। ये हमारे खेल हैं, खेल वो अवार्ड हैं, पुरस्कार हैं जो यूपी में दिए जाते हैं। अब हम अपनी अगली खबर की बात करते हैं। देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ है, अपने यूपी की जीडीपी रैंकिंग जारी हुई है, 2022 का डाटा है। इसमें देखा गया है कि यूपी जीडीपी में सबसे अच्छा जो राज्य है, वो जिला है, वो कौन सा है? देखो जीडीपी का मतलब यहाँ पे एसजीडीपी, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वही सकल घरेलू उत्पाद यहाँ राज्य का रहेगा। ठीक, और सकल का मतलब संपूर्ण होता है, सभी होता है। तो देखिए इसमें क्या है, जो टॉप जिला रहा है, यहां जीडीपी से तात्पर्य यह है कि किसी जिले में कौन सा, ये 75 जिले हैं यूपी के, उन जिलों में सर्वाधिक वस्तुओं का एवं सेवाओं का उत्पादन किया है और उनका अंतिम मौद्रिक मूल्य प्राप्त किया है, उसको हमने जीडीपी कहा है। ये फैक्टर है, किसी दिन जब टॉपिक इकोनॉमिक्स का पढ़ाएंगे आरओ के लिए या पीसीएस के लिए, उसमें बहुत अच्छे से बताएंगे। बस अभी आप ये इतना समझ लीजिए कि यूपी का वो जिला जिसने सर्वाधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके और उनका अंतिम मौद्रिक मूल्य प्राप्त किया है, उसे हमने टॉप जिला माना। अब इस टॉप जिले में कौन है? हमारा गौतम बुद्ध नगर है, उसके बाद लखनऊ रहा है और आगरा रहा है। तो देखें ये नोएडा जीडीपी में सबसे टॉप पर है, इसकी जीडीपी बहुत अच्छी रही है 2022 की रैंकिंग में। उसके बाद अगर देखें ग्रेटर देन में देख लें तो लखनऊ है, उसके बाद ग्रेटर देन में देखें तो अपना आगरा है, और वही सबसे कम जीडीपी वाले जिले की बात करें तो वो हमारा कौन सा रहा है? चित्रकूट। वो कौन सा रहा है हमारा? अंतिम पर कौन सा रहा है? चित्रकूट, मतलब लास्ट में कौन सा रहा है? चित्रकूट। अब हम बात करें यूपी को जिस तरह से 9 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है और वास्तविक 2 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, उसी प्रकार यूपी को हमने 4 आर्थिक विभागों में बांटा है। 4 आर्थिक विभाग, जैसे 9 जलवायु प्रदेश हैं उसी तरह से हमारे आर्थिक प्रदेश भी हैं। देखो अब इन आर्थिक प्रदेश में जिन्हें संभाग नाम दिया गया है, संभाग में टॉप पर, आर्थिक संभागों में टॉप पर कौन रहा है? पश्चिमी यूपी। पश्चिमी यूपी टॉप पर रहा है। अब जो आर्थिक संभागों में यूपी को बांटा गया है वो 4 कौन कौन से हैं? एक तो पश्चिमी यूपी है, अपना पश्चिमी यूपी है, पूर्वी यूपी है, मध्य यूपी है और ये बुंदेलखंड वाला यूपी। वही ये बुंदेलखंड क्षेत्र है जो हमारा एमपी से लगे हुए जो 7 जिले हैं,
ठीक है, एमपी से जो सीमा कर रहे हैं, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, उसको हमने, ये वो क्षेत्र है बुंदेलखंड वाला। अब हम बात कर, अब यही पूछ लिया जाए आपसे कि यूपी में आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं, तो 4 हैं। जलवायु प्रदेश इस प्रकार 9 हैं, और जलवायु के अकॉर्डिंग यूपी को 2 भागों में बांटा गया, एक कोपेनहेगन और फ्रांकफर्ट के अकॉर्डिंग उसी तरह से ये आपके। तो देख लिए, ये एसजीडीपी रिपोर्ट है यूपी का, जीडीपी रैंकिंग रिपोर्ट है जो जारी की गई है। इसमें टॉप पर कौन रहा है, नोएडा रहा है। उन तीनों का क्रम हमने ये बता दिया है। अंतिम पर कौन रहा है, चित्रकूट रहा है। अगर संभाग आर्थिक क्षेत्रों की बात करें तो पश्चिमी यूपी टॉप पर रहा है, आर्थिक संभाग क्षेत्रों में पश्चिमी यूपी टॉप पर रहा है। अगला पीएम कल्याण अन्न योजना, इसके बारे में देखिए। पीएम कल्याण अन्न योजना, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो ये भी 2020 में उस समय चली थी जब कोरोना का टाइम चल रहा था। कोरोना समय चल रहा था, उस समय लोग जो शहरों में काम कर रहे थे, गांव की ओर पलायन हो रहा था, उस समय की बात है, तभी इसको आरंभ किया गया था। और इसमें ये जो प्रत्येक व्यक्ति है, मतलब जो भी इसको पाने वाला व्यक्ति है, उसको 5 किलो अनाज की बात की गई थी इस योजना के तहत। कितने, 5 केजी अनाज, जो भी इस योजना का लाभ लेगा उस प्रत्येक व्यक्ति को 5 केजी अनाज दिया जाएगा। अब देखो, इसी की अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है, और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इस योजना का लाभ पूरे भारत में प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या अभी कितनी हो गई है, 80 करोड़ हो गई है। अब पूरे भारत में तो 80 करोड़ हो गई है, लेकिन यूपी में यह संख्या कितनी है, यूपी में यह संख्या कितनी है, तो यूपी में इसका लाभ प्राप्त करने वाले 14 करोड़ लोग हैं। ठीक है, 14 करोड़ लोग हैं। तो ये देख लीजिए, ये योजना कौन सी है, पीएम कल्याण अन्न योजना, जो कब चली है, कोरोना के टाइम में 2020 में आरंभ की गई थी। 5 केजी अनाज मिलता है, कोरोना का समय था। अभी आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बस ऐसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी में कितने लोग पीएम अन्न कल्याण योजना का लाभ ले रहे हैं। ठीक है, तो 14 करोड़ रहेगा। भारत में पूछा जाए, या कूट में भी बना सकता है इसको, कूट में बना देगा पीएम कल्याण अन्न योजना से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे 80 करोड़ की जगह कुछ भी कर देगा, 75 कर देगा, 14 करोड़ की जगह 44 कर देगा, 24 कर दे, जो भी कर दे। ठीक है, ऐसे भी बना सकता है। अगला हम बात करें स्मिथ और वेसन, ये स्मिथ और वेसन, इसके बारे में हम आपको बता दें। स्मिथ और वेसन ये एक अमेरिकी कंपनी है जिसने भारत की बोरीविन, ये जो हमारी कंपनी है बोरीविन डिफेंस, ये भारत की कंपनी है। बोरीविन डिफेंस कंपनी ये भारत की है, और स्मिथ वेसन है वो अमेरिका की। इन दोनों कंपनियों ने आपस में समझौता किया। समझौता क्यों किया है, जो अलीगढ़ का एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जहां पे उन्नत किस्म की रिवॉल्वर और कारतूस बनाए जाते हैं, तो वहां पर ये कंपनी आएगी और अपनी तकनीकी के माध्यम से रिवॉल्वरों को और कारतूसों का निर्माण करेगी। तो यही है हमारा। अब ये पूछ लिया जाए कि ये क्वेश्चन जो बनेगा आपका वो कैसे बन सकता है, कि अभी हाल ही में अलीगढ़ कॉरिडोर इंडस्ट्रियल में जो कारतूस और रिवॉल्वर बनाए गए हैं वो किस कंपनी द्वारा बनाए गए, तो वो कंपनी स्मिथ और वेसन कंपनी है। ये कंपनी कहाँ की है, मैंने बताया एक अमेरिकन कंपनी है। कहाँ की है कंपनी, अमेरिकन कंपनी है। अब इसका कार्य क्या है, कार्य मैंने अभी बताया, जो अलीगढ़ का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ नोड है, यहाँ पे क्या होता है, रिवॉल्वर और कारतूस बनते हैं। तो डिफेंस, यहां लिख लेना आप, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ नोड, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ नोड, ये पूरा रहेगा। ठीक है, या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और जोड़ लेना। में क्या होगा, रिवॉल्वर और कारतूस का निर्माण होगा। कैसे, उन्नत तकनीक के माध्यम से। अब
स्मिथ और वेसन कंपनी के साथ भारत की कौन सी कंपनी शामिलित है? बोरीबिन डिफेंस प्लस। अब उसको जोड़ सकते हो आप, स्मिथ वेसन यूएसए, ये कंपनी शामिल है। तो बस इतना पॉइंट याद रखना है। अगर बात करें हम अलीगढ़ की, तो देखो अलीगढ़ के बारे में ये तो पता ही है आपको। एक हमारा शेखा झील है, वो भी कहाँ है? अलीगढ़ में। और ये प्रसिद्ध क्यों है? विश्व भर में ताले यहाँ के प्रसिद्ध हैं अलीगढ़ के, ठीक, ताले प्रसिद्ध हैं। और एक हरदुआगंज परमाणु संयंत्र है, वो भी यहीं पे है, हरदुआगंज, ठीक। तो ये शेखा झील ताला के लिए प्रसिद्ध है, मतलब शेखा झील अलीगढ़ में है। और ताला के लिए भी अलीगढ़ जाना जाता है। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? ताले के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है, ये है। अगला हम बात करें, देखो यूपी अगले 6 माह में, देखो ये अभी हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी हैं, उन्होंने ये घोषणा की है कि हम यूपी को अगले 6 माह में भारत की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बना देंगे। तो अगले 6 माह में किस तरह से वो कार्य किए जाएंगे, आर्थिक क्षेत्र में कैसे कार्य किए जाएंगे। तो अभी की अगर हम बात करें, तो अभी भारत में, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, अभी भारत में जो टॉपर अर्थव्यवस्था वाला राज्य है वो हमारा कौन सा है? महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, और उसके बाद हमारा यूपी है। तो वन लाइनर रहेगा, अच्छे से देख लेना, ठीक है। 6 माह की बात की जा रही है। अगला हम बात करें, देखिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये खबर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023, इसको जो जारी किया है वो नीति आयोग ने किया है। इसमें क्या है, 2000 नीति किया है, अब नीति आयोग ने जारी किया है। तो इसमें क्या है, इसमें ये देखा गया है कि 2015-16 से 2019-21 तक, कहां से? 2015-16 से 2019-21 तक यूपी है वो कितने लोगों को गरीबी रेखा से निकालने में टॉप पर रहा है, ठीक। और अगर हम बात करें भारत में, वही गरीबी रेखा से 2000, इन्हीं आंकड़ों, इन्हीं सालों के मध्य में 2015-16 से 2019-21 तक कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। तो ये एक गरीबी रेखा से बाहर निकले लोगों का इंडेक्स है, इसे नीति आयोग ने जारी किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे। तो देखो जारी कर, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 जारी हुआ है, जिसे जारी करने वाला कौन है? वही नीति आयोग है, ठीक है। नीति आयोग, योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर स्वयं नीति आयोग आया 2015 में। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, यूपी ने क्या किया है सॉरी, यूपी ने क्या किया है, 2015-16 से 2015-16 से 2019-21 तक सबसे अधिक गरीबों को निर्धनता से बाहर निकाल दिया। किससे? निर्धनता से बाहर निकाल दिया। अब कितना प्रतिशत निकाल दिया? 2015-16 में जो आंकड़ा था गरीबी में, वो हमारा 37.68% था, जो अब घटकर कितना रह गया है, अब यहां से घटकर वो कितना रह गया है? 22.93। तो देखो ऐसा करने वाला यूपी पूरे भारत का प्रथम राज्य बन गया जिसने इतना गरीबी को कम किया है। तो देखिए 37.68% थी पहले गरीबी, कब? 2015-16 में, लेकिन अब इसको कम करके कितना ले आए हैं? 22.93%। कितना ले आए हैं? 22.93%। अब भाई अगर हम देश की बात करें तो देश के लिए भी इसे जारी किया गया है। देश में अपने संपूर्ण भारत की बात करें तो 2015-16 में जो गरीब आंकड़ा था वो था 24.9
0.85%। अब इसको 2019-21 तक कम करके कितना कर दिया गया है। अब देखो यहाँ पे भी 24.85% था, अब इसको कम कर दिया गया है। वो कितना रहा है, भारत में भी गरीबी आंकड़ा 14.96%। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, आप इनको बहुत अच्छे से याद रखना। ये नीति आयोग वही है जिसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर स्वयं को स्थापित कर दिया 2015 में। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारी जो रिपोर्टें हैं, आपको इसी तरह से नोट्स बनाना है। देखो एक बात बता दूं मैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप लोग बहुत सीरियस होके पढ़ाते हो, तो ऐसा नहीं है। देखो हंसी मजाक के लिए बात वो अलग होती है कि ऑफलाइन बच्चे बैठे होते हैं तब बात अलग होती है, लेकिन अभी हम हंसी मजाक करके क्या करेंगे बताइए आप। अभी आप केवल और केवल ये देखिए, बच्चे कहते हैं सर बहुत सीरियस होकर पढ़ा, नहीं, हम जब पढ़ाई की धुन में आ जाते हैं तो हम लोगों का इसी तरह से पढ़ाने में मन लगता है। ठीक है, तो आप परेशान नहीं होइए कि हम हंसी मजाक करेंगे, हंसी मजाक का टाइम आएगा तो हंसी मजाक भी करेंगे। ठीक, तो देखें अगला हम आम महोत्सव। ठीक है, ये हमारी अगली खबर क्या है, आम महोत्सव। ये आम महोत्सव जो मनाया गया है 14 से 16 जुलाई के मध्य। ठीक है, आम महोत्सव हमारी यूपी में 14 से 16 जुलाई के मध्य में मनाया गया है। इसमें क्या है, अब ये मनाया कहां पे गया है, लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में। ठीक है, अवध शिल्प ग्राम में ये मनाया गया है। अब देखिए मनाने वाला इसका विभाग कौन है, इस आम महोत्सव को मनाने वाला विभाग कौन था, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण था वो हमारा इस विभाग द्वारा मनाया गया है आम महोत्सव। अब देखो इस समय पे क्या हुआ था, हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी थे, इन्होंने क्या किया, कुछ आम की किस्मों को विदेशों के लिए निर्यात किया और वहां हरी झंडी दिखाकर उनको विदेशों के लिए, तभी हमारा क्या हुआ, आम महोत्सव मनाया गया। जैसे अब निर्यात कहां कहां के लिए किए गए थे उस समय आम, एक तो मास्को के लिए किए गए थे, ठीक है, दूसरा दुबई के लिए किए गए, तीसरा बहरीन के लिए किए गए। ठीक, तो ये हमारा आम महोत्सव था वो लखनऊ में, और लखनऊ का एक गांव था अवध शिल्प ग्राम, वहां मनाया गया। किस विभाग के द्वारा मनाया गया, ये देखो विभाग लिख लेना यहाँ पे, विभाग, किस विभाग द्वारा, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग। अब यहाँ पे निर्यात कहाँ कहाँ के लिए, मास्को, दुबई और बहरीन के लिए। अब अगर हम लखनऊ की बात करें तो आपको पता है लखनऊ के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पहले भी बताई हैं। जैसे हमारा सुरभि पादप संस्थान कहाँ पे, सुरभि, इसी को हम एरोमेटिक कहते हैं, सुगंधित पौधे, एरो नहीं, एरोमेटिक, इसी को हम सुगंधित पादप संस्थान, वो भी हमारा कहाँ पे है, लखनऊ में ही है, लखनऊ में ही है। ठीक है, और हमारा विष अनुसंधान संस्थान, विष अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। और औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ है, लखनऊ में है। और अगर हम बात करें तो जैसे टॉर्च निर्माण कारखाना भी हमारा कहाँ पे है, लखनऊ में है। ठीक है, टॉर्च निर्माण कारखाना लखनऊ में ही है। ठीक है, अब देखिए आगे का हम बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, अगली खबर, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग कर लेना यहाँ पे, पुष्टाहार विभाग। अब ये चर्चा में क्यों रहा, देखो बहुत इंपोर्टेंट है, ये खबर भी इंपोर्टेंट है। कैसे इंपोर्टेंट है,
इस विभाग द्वारा जो भारत के आंगनवाड़ी, यूपी के आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उन आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो बच्चे पंजीकृत हैं, उन पंजीकृत बच्चों का एक सर्वेक्षण किया गया है। कुपोषित बच्चों का सर्वेक्षण किया गया है और देखा गया है कि यूपी में कितने बच्चे कुपोषित हैं। तो देखिए, टोटल यूपी में जो कुपोषित बच्चों की संख्या बताई गई है 2,48,728। वो कितनी संख्या बताई गई है? 728 ये बताई गई है संख्या। ठीक, अब इनमें से देखा जाए वो सर्वाधिक किस जिले में, सर्वाधिक जहां कुपोषणों की संख्या सर्वाधिक है, सर्वाधिक कुपोषण वाले जिले कौन से हैं? एक तो अपना आजमगढ़ है, ठीक है, आजमगढ़ है, दूसरा प्रयागराज। देखिए, यहां सर्वाधिक कुपोषित बच्चे हैं आजमगढ़ में, उसके बाद प्रयागराज। लेकिन इसी संख्या को सबसे कम कहां प्राप्त किया गया, या सबसे कम जो संख्या कुपोषित बच्चों की पाई गई है यूपी में, ये क्वेश्चन 100% आप देख लेना, आपको या तो आरओ के पेपर में मिलेगा या पुलिस कांस्टेबल, मतलब दोनों में से किसी, दोनों में भी मिल सकता है और एक में भी मिल सकता है। ठीक है, देखो, और सबसे कम कुपोषण हैं वो कौन कौन से जिलों में पाए गए हैं? एक तो अपना हापुड़ है, दूसरा चंदौली। तो इस योजना को याद रखना, ये किस विभाग द्वारा जारी किया गया है, ये कौन सी विभाग द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है या सर्वेक्षण किया गया है? जो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग है, उसने ये रिपोर्ट जारी की है। किससे संबंधित है? जो आंगनबाड़ी, मतलब कुपोषित बच्चों से संबंधित है। सर्वाधिक कहां पे है और सबसे कम कहां पे है? ओके, तो अगली हम रिपोर्ट देखते हैं, वो क्या है? यूपी बाघ गणना बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको भी आप सभी लोग अच्छे से देखेंगे। एक मिनट, यूपी बाघ गणना मतलब यूपी में बाघों की गणना की गई है। तो देखा गया है जो हमारे 4 टाइगर प्रोजेक्ट हैं, उनमें सर्वाधिक जो बाघों की संख्या है वो किस में है? ठीक है, फिर उसमें देखेंगे हम भारत में कितनी है या कितनी इसमें बढ़ोतरी हुई है। ये देखो, तो ये जो गणना की गई है, बाघ गणना 2022 के तहत ये बताया गया है कि 2022 में यूपी में जो बाघों की संख्या है वो कितनी बाघों की संख्या वो कितनी हो गई है? देखो 205 हो गई है। कितनी हो गई है? 205। पहली ये जनगणना 2018 में हुई थी, तब यूपी में बाघों की संख्या थी वो 173 थी, लेकिन अब 32 बाघों की संख्या बढ़ चुकी है। अब इन मतलब जो 205 हुई है वो सर्वाधिक कहां पे पाई गई है? जो हमारा दुधवा टाइगर उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर उद्यान है, वहां पे जो दुधवा लखीमपुर खीरी जो जिला है वहां पे है, वहां पर सर्वाधिक संख्या बताई गई है। अब देखो, ये रिपोर्ट में अगर हम बात करें तो देखिए 2022 में जो संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है? 205 हो गई है। पहले ये गणना हुई थी 2018 में, तो 2018 में इनकी संख्या कितनी थी? 173 थी। तो अब 2018 से 2022 के मध्य जो टोटल संख्या बढ़ी है बाघों की यूपी में, वो कितनी बढ़ गई है? 32। तो वही लिखा है, अब बढ़कर इनकी संख्या कितनी हो गई है? 32 हो गई है। और यूपी में जो सर्वाधिक बाघ हैं वो कहां पे पाए गए हैं? जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पे कहां पे? ये लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी में। ये वही लखीमपुर खीरी है जो यूपी का सबसे बड़ा जिला है,
सबसे बड़ा जिला, और सबसे छोटा हापुड़। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हमारा हो गया किसका, यूपी का। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में जो बाघों की संख्या थी 2018 में, वो हमारी कितनी थी, 2967। कितनी थी, 2967 थी। लेकिन 2018 से ये बढ़कर 2022 में कितनी हो गई, 200 बाघ बढ़ गए। कितनी हो गई, 3167 हो गई। तो भारत में कितने बढ़े हैं, भारत में बढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 200, और यूपी में बढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 3200। ठीक है, इसको देख लीजिए आप, अच्छे से इसको नोट डाउन करें और इसका नोट्स बनाएं। भाई हमने आपसे कह दिया, अगर आप इसको ऐसे ही देख लेंगे और कहेंगे मुझे तो सब याद है, तो भाई आप अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं। ठीक है, किसी के साथ, अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं। अभी तो आप मोहल्ले वालों के, घर वालों के, खुद की नजरों में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके सामने अब हर व्यक्ति मोबाइल पर आधारित हो गया है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं खुद ना करूं, मोबाइल से हम खोल के रख लें और वो हमें रिवीजन करा रहे। वो आप गलत है, ये आपका तरीका बिल्कुल गलत है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, अभी तो आपको मोबाइल की पढ़ते पढ़ते आप बैठे हैं 90 डिग्री के एंगल पर बैठे हैं, कुछ देर बाद वो एंगल आपका 110 हो जाएगा, फिर 120 हो जाएगा, और कुछ देर बाद आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि लेक्चर कहां चल रहा है, और आप 180 एंगल पर लेट रहे हैं, मस्ती से सो रहे होंगे। फिर बाद में पता पड़ेगा अरे टाइम भी खराब हो गया, कुछ याद भी नहीं रहा और हम सो भी गए। तो ऐसा मत करिए आप उनका नोट्स बनाइए और एक पढ़ने वाली सिचुएशन में जैसे पढ़ा जाता है उस तरह से, ठीक है, खुद के साथ मजा करना छोड़ दो और वास्तव में पढ़ाई करिए। अब हम बात करें यूपी में, अगर बात की बात आई है तो देखिए यूपी में हमारे 4 टाइगर उद्यान। एक पहला लखीमपुर खीरी, यही दुधवा के नाम से, लखीमपुर खीरी है जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से है, राष्ट्रीय उद्यान के नाम से है। दूसरा पीलीभीत है, ठीक है, पीलीभीत। तीसरा अमनगढ़, ये बिजनौर में बताया था हमने, पिछले लास्ट लेक्चर में बताया है बिजनौर। और अभी ये रानीपुर वाला बिल्कुल नया बनाया गया है। आप लोग एक कमेंट करेंगे, ये बुंदेलखंड का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट है। तो बताइए किस जिले में, आप लोग कमेंट करेंगे इसके बारे में। तो ये हमारे यूपी के 4 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। ये टाइगर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, टाइगर उद्यान है। तो ये देख लीजिए, ये हमको पहले से बता चुके हैं, पहले हम लास्ट करंट में बता चुके हैं इसको, ठीक है। तो देखिए रानीपुर को आपको कमेंट करना है, रानीपुर वाले को आपको कमेंट करना है। देखें अगली खबर क्या है, गोरखपुर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम। देखो अभी गोरखपुर चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि हमारे गोरखपुर में लखनऊ की तर्ज पर, जो लखनऊ का इकाना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल स्टेडियम है, उसकी तर्ज पर एक गोरखपुर में भी क्या नाम है, स्टेडियम बनाने की बात की जा रही है। अब इसमें बात की गई है वो जमीन होगी, उसके लिए जमीन देख ली गई है। 150 एकड़ जमीन को पैमाइश के लिए दे दिया गया है, और इसमें जो लागत होगी वो कितनी होगी, सॉरी दर्शक क्षमता होगी वो 50,000 की होगी, ठीक है। अब निर्माण कौन करेगा इसका, खेल विभाग, जो भारत का खेल विभाग है वो इसका निर्माण करे। तो अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम होगा, लखनऊ की तर्ज पर बनाया जाएगा, गोरखपुर में बनेगा, और
किसकी तर्ज पर? जो अपना लखनऊ का इकाना स्टेडियम है, लखनऊ का इकाना स्टेडियम है, उसकी तर्ज पर कितनी जमीन में बनेगा ये? 150 एकड़ जमीन इसके लिए मुहैया करा दी गई है। अब इसमें जो दर्शक बैठ सकेंगे वो कितना बैठ सकेंगे? दर्शकों की संख्या इसमें कितनी बैठ सकेगी? 50,000। अब इसका निर्माण कार्य कौन किसके जिम्मे? निर्माण कार्य भाई खेल विभाग के जिम्मे। अगर हम बात करें संपूर्ण भारत का ही नहीं, संपूर्ण विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम की बात करें तो सबको पता है आपको, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कहां पे? गुजरात के अहमदाबाद में। ये भारत का ही नहीं, संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है। ठीक, अब हम थोड़ा गोरखपुर चर्चा में आया है, इस गोरखपुर की बात करें तो देखिए, गोरखपुर की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोरखपुर की। गोरखपुर की अगर हम बात करें तो देखो, ये गोरखपुर कौन सी नदी? राप्ती नदी के किनारे बसा है, नदी के किनारे बसा है। ठीक है, और जो यूपी का जूट उद्योग वाला क्षेत्र है सहजनवा, वो भी हमारा कहां पे है? सहजनवा पूछा भी गया है। सहजनवा किसमें है? गोरखपुर में ही है। यूपी में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो भी कहां होती है? गोरखपुर में ही होती है। और गोरखपुर की एक विशेषता और याद रखना, जो टेराकोटा उद्योग है, टेराकोटा उद्योग है, वो भी कहां पे है? अपना गोरखपुर में। तो ये गोरखपुर की बातों को आपको याद रखना है, गोरखपुर से संबंधित ये कुछ तथ्य हैं, इनको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाने के लिए 150 एकड़ भूमि की बात कर दी गई है। अगला, नंदिनी कृषक बीमा योजना, इंपोर्टेंट है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, नंदिनी कृषक सॉरी, ये रोज की तरह प्रॉब्लम जा रही है, तो थोड़ा आप कोऑपरेट करना पड़ेगा आपको। ये दिक्कत बहुत प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सब चलता है, आपको बस समझना आना चाहिए। ये तो बीच बीच में कुछ रुकावटें हैं वो आ जाती हैं, आ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, बेफिक्र रहिए आप, आने दो उसे। नंदिनी कृषक बीमा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो शुरू क्यों की गई, इसके बारे में थोड़ा हम बता दें। नंदिनी कृषक बीमा योजना अब ये शुरू की गई है, एक नंद बाबा मिशन चलाया है अपना 2023 में। नंद बाबा मिशन कार्यक्रम चलाया गया है। अब उस मिशन का उद्देश्य है दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, और जो दुग्ध पशुपालक हैं उनकी आय में वृद्धि करना। इसलिए चलाई, क्यों? श्वेत क्रांति को बढ़ावा देना, प्लस जो दुग्ध पशुपालक हैं उनकी आय में वृद्धि की जा सके, इसलिए इसको यूपी में आरंभ किया गया है। तो देखो, श्वेत क्रांति एवं पशुपालकों की आय वृद्धि हेतु इसका शुभारंभ किया गया है। किसके तहत? नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत। अब ये नंद बाबा दुग्ध मिशन कब चला? 2023 में ही ये आरंभ हुआ है, 2023 में आरंभ हुआ है। अब इसके लिए ये बताया जा रहा है कि आगामी बजट में 1000 करोड़
रुपए की बजट राशि इसके लिए रखी जाएगी। ठीक है, 1000 रुपए की 1000 करोड़ रुपए की बजट राशि आरंभ की जाएगी। अब श्वेत क्रांति कार्यक्रम, ये भाई वर्गीस कुरियन का नाम सुना होगा आपने, वर्गीस कुरियन इन्होंने भारत में श्वेत क्रांति गुजरात में आरंभ की। ठीक है, और इसकी शायद डेट है 1970। ठीक है, एक बात तो ये डेट का अगर कंफ्यूजन हो तो एक बार आप चेक कर लेना। तो वर्गीस कुरियन का ये जो मिशन है, उसी के मतलब मिशन था वो श्वेत क्रांति, मतलब दुग्ध को बढ़ावा देने के लिए। उस समय स्थितियां हमारी अलग थी, वो बात की बात है कि वर्गीस कुरियन ने ये चलाया, बस इतना ही बहुत है। तो नंदिनी बीमा। अगला हम बात करते हैं भरतौल गांव। लिख लो आप, इस पे IMP लिख लीजिए, और 100% आपको RO के पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले। 100% आप देख लेना, पेपर देखे आए तब बात करना। ये क्वेश्चन 100% आपको किसमें मिलेगा? RO के पेपर में। क्या है इसमें? देखिए, ये बरेली में, जो हमारा बरेली है, उसमें प्रथम कार्बन न्यूट्रल गांव घोषित किया गया, बनाने की बात की जा रही। कार्बन न्यूट्रल से मतलब है कि कोयला, पेट्रोल, डीजल से जो कार्बन उत्पन्न हो रहा है, इनके जलने से जो कार्बन उत्पन्न हो रहा है, वहां इन चीजों को समाप्त करके इनके स्थान पर किसका, कोयला का, पेट्रोल का, डीजल का उपयोग न करके किस किस का उपयोग किया जाएगा भाई? CNG का, और ई वाहनों को चलाने की बात की जा रही है। कहने का मतलब इस गांव में न तो पेट्रोल, डीजल, कोयला का उपयोग होगा। ठीक है, जिसके कारण अब इसको कम करने के लिए, अब इससे क्या होगा, जब इन चीजों का प्रयोग नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी तो वही बात है, कार्बन की मात्रा कम हो जाएगी। अब कार्बन की मात्रा कम करने के लिए यहां क्या किया जाएगा? CNG से तो वाहन चलाए जाएंगे, दूसरा इलेक्ट्रिक वाहन चलाए जाएंगे। इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक बिजली से जो चार्ज किए जा सकते हैं वो वाहन चलाए जाएंगे। और खाना बनाने के लिए भी सोलर कुकर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो भरतौल गांव कहां पे? बरेली में है। प्रथम कार्बन न्यूट्रल गांव बन गया है, और यहां पर कुछ पौधों को भी लगाया जाएगा जो कार्बन को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अब बात आई है बरेली की, तो इस बरेली के बारे में हम पहले भी बहुत कुछ बता चुके हैं। देखिए, मोदीनगर आंवला, ठीक है, ये हमारा यूरिया के लिए है, और ये कृत्रिम रबर के लिए है, कृत्रिम रबर। और भी हमने बताया, जैसे बैंत के लिए भी, यहाँ बैंत का कार्य भी होता है, बैंत का कार्य बरेली में ही होता है। ठीक है, ये देख लीजिए आप। अब हम बात करते हैं इसके भरतौल गांव को, आपको याद रखना ही रखना है, इंपोर्टेंट है, 100% छपा मिलेगा आपको। अगला है CM खेत सुरक्षा योजना। आपने देखा होगा ये चलाई क्यों गई, इसका उद्देश्य क्या है? आपने देखा होगा कि आपके खेतों में आवारा पशु जैसे सुअर हैं, नीलगाय हैं, और जो बैल, सांड वगैरह हैं, वो सब खुले जो आवारा पशु हैं, वो किसी भी खेत में घुस जाएं, जिस खेत में घुस जाएं उसका बहुत ज्यादा नुकसान कर देते हैं। तो उन्हीं से फसलों को बचाने के लिए क्या होगा, एक फेंसिंग बनाई जाएगी, सोलर फेंसिंग बनाई जाएगी। फेंसिंग मतलब एक दीवार का मतलब है कुछ
लकड़ी या डंडों के खंभे बनाए जाएंगे और खंभों पर एक तार लगाई जाएगी और उस तार में 12 वोल्ट का करंट लगाया जाएगा, जिसे गांव की भाषा में हम झटका कहते हैं। उससे क्या होगा, वो जानवर मरेगा भी नहीं, उसको झटका लगेगा तो वो दोबारा उस खेत की शायद अंदर घुसने की कोशिश ना करे। इसी को रोकने के लिए, जब घुसेगा नहीं तो फसल का नुकसान कम होगा, इसीलिए यूपी सरकार ने ये योजना आरंभ की है। अब इस योजना के तहत जो प्रत्येक सीमांत किसान है उसको 60% तो राज्य 60% है वो राज्य सरकार देगी और 40% उस खेतीहार को, सीमांत किसान को खुद लगाना पड़ेगा। तो देखिए, सीएम खेत सुरक्षा योजना, सीएम खेत सुरक्षा योजना यूपी में चलाई गई है। क्यों चलाई गई है? फसलों को आवारा पशुओं से, किससे? आवारा पशुओं से बचाने के लिए इसको आरंभ किया गया। इसमें क्या होगा? फेंसिंग, सोलर फेंसिंग, दीवारें का मतलब यहाँ पे वो मतलब समझ लेना कि भैया दीवारें लगा दी जाएंगी ईंट की, नहीं, ये तार बांध दिया जाएगा। ठीक है। अब इस फेंसिंग में 12 वोल्ट का करंट होगा, जिससे क्या होगा, पशुओं को एक झटका लगेगा। अब सिर्फ ऐसा नहीं कि वो पकड़ के बैठ जाए, मर जाएगा पशु, नहीं, झटका लगेगा और वो पशु वहां से भाग जाएगा। अब इसमें क्या है, जो सीमांत किसान हैं उनको प्रति हेक्टेयर 60% की लागत तो सरकार देगी और 40% स्वयं उसको प्रयोग करना होगा। ठीक है। तो ये हमारी कुछ इंपोर्टेंट खबरें थी, इनको अच्छे से नोट डाउन करना। एक बार आपको हम जल्दी रिवीजन करा दे रहे हैं, एक बार में ही। ठीक है। और उसके बाद आज हम पिछले क्वेश्चनों 8-10 क्वेश्चन लिखेंगे, उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हाँ इसका ये आंसर है। ठीक है। देखते हैं आप लोग, हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो तो सभी कमेंट करेंगे ही। ठीक है। और जो अदर बच्चे भी देख रहे हैं उनको भी पुरानी जो खबरें हैं उनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है। तो पहले एक बार हम जल्दी रिवीजन कर लें इसका। सबसे पहले प्रथम राज्य खेल नीति कब आरंभ हुई थी? 10 मार्च 2023 को आरंभ हुई थी। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ये है बच्चों में खेल के प्रति रुचि को बढ़ाना, जिससे उनका क्या हो सके, शारीरिक विकास हो सके, बौद्धिक विकास बन सके। ठीक है। अब इसके लिए क्या किया गया है, प्रत्येक विद्यालय में सरकारी और प्राइवेट, ठीक है, 40 मिनट का, छुट्टी के बाद 40 मिनट का जो पीरियड है वो खेल के ही लिए रहेगा। अगला था हमारा वो यूपी एजीडीपी, मतलब यूपी का जीडीपी रैंकिंग जारी की गई थी। इसमें जो सर्वाधिक जीडीपी वाला राज्य है वो कौन, जिला है वो कौन है? नोएडा है, फिर लखनऊ है, फिर आगरा है। अंतिम पर कौन रहा है? हमारा चित्रकूट रहा है। अब यूपी को आर्थिक संभागों में देखा जाए तो सबसे टॉप आर्थिक संभाग कौन सा है जीडीपी में? पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। यूपी के आर्थिक संभागों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सी है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, मध्य उत्तर प्रदेश है और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश है। देखिए अगला, पीएम कल्याण अन्न योजना के बारे में बताया था, 2020 में चली थी। कोरोना के टाइम में 5 किलो अनाज देने से संबंधित है, राशन देने से संबंधित। अभी इसकी रिपोर्ट आई है, उसमें क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर जो प्राप्त करता है उनकी संख्या कितनी हो गई है? 80 करोड़ हो गई है। और यूपी की बात करें तो ये संख्या कितनी हो गई है? 14 करोड़ हो गई है। अगला देखिए, स्मिथ और वेसन कंपनी की बात हुई थी। ये कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है। और इसने भारत की बोरीविन डिफेंस कंपनी उसके साथ समझौता किया है। क्यों किया? क्योंकि बरेली में जहां रिवॉल्वर बनती है वह तकनीकी उच्च तकनीकी की, वह उस बरेली के जो नोड है, डिफेंस नोड है, उसमें किसके लिए? रिवॉल्वर और कारतूस निर्माण के लिए इसने क्या किया था? समझौता किया था। तो ये स्मिथ कंपनी है। अगला हम अगर देखें थोड़ा, यूपी अगले 6 माह में क्या बन जाएगा? देश की सेकंड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन जाएगा, देश की सेकंड।
और अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु सेकंड पर, महाराष्ट्र प्रथम पर है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है? 2023 में इसको जारी किया गया है। 2023 में जारी किया गया, किसने किया है? नीति आयोग ने किया है। इसमें क्या बताया गया था? इसमें वही बताया गया था जो आपने देखो, गरीबी रेखा से निर्धनता, मतलब निर्धनता से लोगों को कैसे निकाला जाए, गरीबी से ऊपर कैसे लाया जाए। तो 2015-16 से 2019-21 का ये रिपोर्ट है, ठीक है। तो इसमें संख्या घटकर कितनी हो गई? 37 पॉइंट पहले थी, अब ये कितनी हो गई है? 22.93 हो गई। और पूरे देश की बात करें तो पहले 24.85% थी, अब कम होकर कितनी हो गई है? 14.96 हो गई है, ठीक है। तो ये देख लेना, अच्छे से नोट्स बनाना। लेकिन हाँ, अभी ऐसा नहीं है भाई कि अब चलो खत्म हो गई। मैं अभी 4-5 क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चनों के कमेंट आपको, वो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। बात करें आम महोत्सव, आम महोत्सव की बात करें तो 14 से 16 जुलाई को मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया? लखनऊ का अवध शिल्प ग्राम है, वहां पे इसको मनाया गया है। कौन से विभाग ने मनाया है? उद्यान खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने। निर्यात कहाँ के लिए इस दिन किए गए थे? मास्को के लिए किए गए थे, दुबई के लिए किए गए थे, बहरीन के लिए किए गए थे, ठीक है। तो अगला हम अपनी खबर देखें, बाल विकास पशु आहार विभाग, इसने क्या किया था? आंगनबाड़ी केंद्रों में जो पंजीकृत बच्चे हैं, उन बच्चों का सर्वेक्षण किया था। कौन से बच्चों का? उनमें कुपोषित कितने हैं, ठीक है, उनका सर्वेक्षण किया था। तो उसमें देखा गया था पूरी यूपी में 2,48,728 लोग बच्चे थे, वो कुपोषित पाए गए। अब इसमें सर्वाधिक कुपोषित संख्या कहां पे थी? आजमगढ़ में और प्रयागराज में। सबसे कम कहां पे है? हापुड़ में है, और उसके बाद चंदौली में। अगला अगर हम बात करें वो देख लीजिए एक बार, यूपी बाघ गणना की बात करें 2022 की थी। अब 2022 में इनकी संख्या कितनी हो गई है? 205 हो गई है। 2018 में यह संख्या यूपी में कितनी थी? 173 थी। अभी टोटल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 32 हो गई है, ठीक है। और सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है यूपी में, वो कहां पे हुई है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में हुई है। और भारत की अगर बात करें तो भारत में 2018 में कितने थे हमारे? 2967 से 200 की वृद्धि हुई है। यहाँ पे कितने की? 200 बाघों की वृद्धि हुई है। और कितनी हो गई है? 3167 हो गई है वर्तमान में। अब हम बात करते हैं, बताए थे हमने 4 टाइगर रिजर्व यूपी के। तो अभी देखो, लखीमपुर खीरी वाला है, पीलीभीत है, अमनगढ़ है। ये हमने क्या कहा था आप लोगों से? बुंदेलखंड का प्रथम है, और इसको आप कमेंट बॉक्स में पिन करें, ठीक है। अगला, गोरखपुर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, इसके बारे में बताया। 150 एकड़ की भूमि में ये बनाया जाएगा। इसके लिए जो दर्शक क्षमता होगी वो कितनी हो जाएगी? 50,000 लोग इसमें बैठ सकेंगे। निर्माण कार्य किसके अंतर्गत? खेल निर्माण विभाग के। और भारत का सबसे बड़ा नहीं, विश्व का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। अब हम बात करते हैं अपना गोरखपुर। देखो, राप्ती नदी के किनारे बताया, ठीक है। जूट उद्योग का जो केंद्र है सहीजनवा क्षेत्र, वो भी कहाँ पे? गोरखपुर में ही है, यूपी में। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी गोरखपुर है। टेराकोटा उद्योग का क्षेत्र कहाँ पे भी? वो भी यूपी में ही। अगला देखते हैं हम एक बार फिर, नंदिनी कृषक बीमा योजना। ये नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत कहां पे चलाई गई? नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत चलाई गई। नंद बाबा दुग्ध मिशन 2023 में चला था। श्वेत क्रांति, ठीक है, पशुपालकों की आय वृद्धि हेतु। उसका उद्देश्य क्या है? एक तो श्वेत क्रांति को बढ़ावा देना। श्वेत क्रांति का मतलब क्या है? दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, साथ ही जो पशुपालक है उनकी आय वृद्धि हो सके, ठीक है। लागत इसके लिए कितनी बताई गई है कि 1000 करोड़ की जो आगामी बजट होगा उसमें इसके लिए राशि रखी जाएगी। वर्गीस कुरियन का संबंध क्या था? अगला देखिए, भरतौल गांव है, एक भरतौल गांव है, बरेली में है राज्य का। अब जो बरेली में है, राज्य का प्रथम कार्बन न्यूट्रल गांव बनने जा रहा है। कार्बन न्यूट्रल से मतलब क्या है कि यहाँ पे कार्बन का उत्सर्जन बहुत, मतलब ना के बराबर होगा। जिसके लिए यहाँ पे क्या होगा? सीएनजी से वाहन चलाए जाएंगे, इलेक्ट्रिक वाहन चलाए जाएंगे। खाना भी सोलर कुकर से पकाया जाएगा। और कुछ ऐसे पौधों का प्रयोग लगाए जाएंगे जो कार्बन का अवशोषण करते हैं, ऐसे पौधों को लगाया जाएगा। अब देखो, भरतौल गांव, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप। अब वही बात हम मोदी नगर बताया, अब आमला बताया, वैध कार्यक्रम भी, वैधों का वो भी कार्य होता है, ठीक है। ये हमारे थे। वो एक और योजना, सीएम खेत सुरक्षा योजना।
सीएम खेत सुरक्षा योजना, सीएम खेत सुरक्षा योजना है वो क्यों बताई गई है? देखा होगा आपने, जो आवारा पशु हैं बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, नहीं चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र, आपने देखा होगा रोडों पर बड़े बड़े सांड आपस में लड़ने लगते हैं। कभी क्या होता है, इससे किसी को भी ये चोट पहुंचा सकते हैं, किसी को भी। आपने देखा होगा, को आप अपने मोबाइलों में रील देख रहे होंगे, उस समय भी देखा होगा, दो सांड लड़ रहे हैं बीच बीच चौराहे पर, वहां ना तो पुलिस की जरूरत है ना कांस्टेबल, किसी की भी नहीं, वो भाई अपना पहलवानों की तरह लड़ रहे हैं। तो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं ये फसलों को। आवारा पशुओं से बचाने के लिए इसको आरंभ किया गया है। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, फेंसिंग दीवारें लगाई जाएंगी, दीवारों से मतलब तार लगाए जाएंगे, और इन तारों में कितना 12 वोल्ट का झटका होगा, करंट होगा, इससे इनकी मृत्यु भी नहीं होगी। इसमें क्या है, सरकारों द्वारा, जो सरकार है उसके द्वारा 60% का लागत सरकारों द्वारा दी जाएगी और 40% स्वयं उन लोगों द्वारा प्रयोग किया। अब हम बात करते हैं, 4-5 क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके लिए, और 4 क्वेश्चनों का, 4 या 5 क्वेश्चनों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और हमारे ऑफलाइन प्रत्येक बच्चे से कह दे रहा हूं मैं, ध्यान रखना, अगर इन क्वेश्चनों का तुरंत आंसर नहीं आया तो आप खुद ही जाने, कल आने वाले समय में आप क्लास में तो आएंगे, तब बता देखेंगे हम आपको किस तरह से क्या करना है आपके साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखिए, इजी क्वेश्चन है, कोई ये ना कहे सर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे, हाँ भैया हम शुरुआत यहीं से कराते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। पहला, यूपी का अक्षांशीय विस्तार लिखिए। दूसरा, रोपवे कार्यक्रम किन क्षेत्रों के मध्य, हमें जिला नहीं चाहिए, वो उस जिले के क्षेत्र चाहिए, ये ध्यान रखना। अगला, यूपी का सर्वोच्च सम्मान या सर्वोच्च सम्मान या अवार्ड, सर्वोच्च सम्मान कब से दिया गया, कब से दिया गया। अगला, यूपी का वह जिला जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है, उसका नाम लिखेंगे। एक और लास्ट लिख लो, नंबर 5, वैदिक थीम पार्क कहां है, कहां पे बनाया गया है और कार्य, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ये मेरे ऑफलाइन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं, आप लोग देख लेना और लिखना, फिर जो देख रहा है इस वीडियो वो सब लोग लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चाहे किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो है, आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना आपका ये दायित्व है कि आप शेयर भी करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही ठीक है। आप अच्छे से पढ़ाई करें, नोट्स बनाएं, रिवीजन करें, बस। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।